हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग खास करके बात करेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। किस तरह इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। एक्चुअली फेडरलिज्म का तो वर्ड कहीं नहीं लिखा गया है, फिर भी हम लोग एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन कौन सी वे के चलते हम लोग इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसी को पढ़ने वाले हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री का फेडरलिज्म का सेफगार्ड कौन है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेप लिया गया है सिर्फ उतना ही स्टेप सफिशिएंट नहीं है एक कंट्री को सक्सेसफुल फेडरल कंट्री कहलाने में। तो उसमें उसके लिए अलग अलग कुछ स्टेप लिया गया है, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं, अलग अलग कंट्री में। लेकिन हम लोग इधर इंडिया के कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया में कौन सा ऐसे स्टेप लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा ताकि इंडिया में फेडरलिज्म बरकरार रहे, वो सभी को पढ़ेंगे। उसका नाम लेते ही मेजर वेज में हम लोग का आता है एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स। कुछ स्टेट बना गया है किसका? लैंग्वेज का बेस करते हुए कुछ स्टेट बनाया गया है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा ही ये लिया गया है। सभी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जस्ट इस में टच कर दे रहा हूँ। सेकेंड नंबर में आप लोग का क्या होता है? लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज लिया जाएगा, कौन सा को नहीं, इस प्रकार का सिस्टम भी आप लोग को एडॉप्ट किया गया है। सिर्फ उतना ही नहीं, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह अच्छा संबंध रहेगा, क्योंकि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो किस तरीके से सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा हो, ये सभी भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट से। ये लिंग्विस्टिक स्टेट जो है, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा कुछ स्टेप नहीं लिया गया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट इसको लिया गया। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन आवर कंट्री। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा देश को फेडरल कंट्री बना के रखने के लिए लिंग्विस्टिक जो स्टेट जो है वो पहला स्टेप लिया गया था। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, ये लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है जानने के लिए आप लोगों को सेकंड पॉइंट समझना जरूरी है। पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव द सेम स्टेट्स। एक ही राज्य में उन लोग रहते होंगे और उन लोग का लैंग्वेज सेम होता होगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, आंध्र प्रदेश में जो लोग रहते हैं उन लोग क्या है ना, तेलुगु बोलते हैं। तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं उन लोग को तमिल बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं उन लोग बंगाली बोलते हैं। इट मीन्स इधर से पता चल जाता है एक राज्य ऐसा होगा जो उन लोग का जितने सारे भाषाभाषी के लोग हैं उसी राज्य में रहेंगे, ताकि उन लोगों के बीच में यूनिटी बना रहेगा। ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स का एक मेन उद्देश्य ही है, यह डेफिनेशन है। लेकिन क्या हुआ आप लोग को बता दूं, जो हमारा देश में जो लीडर थे उस समय में 1947 से समय, यानी कि जब इंडिपेंडेंट हमारे देश में हुआ, उस समय में जो लीडर थे, नेशनल लीडर, उन लोगों को डर लग रहा था। क्या डर था? क्या अगर हम लोग लैंग्वेज के बेस करते हुए अगर स्टेट बना दिया जाए, कल हो या ना कभी क्या हो जाएगा, सेम लैंग्वेज के लोग उन लोग रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे। एक तो ब्रिटिशर्स जो है हमारा देश में शासन कर रहे थे उतना दिन तक, सिर्फ हमारे बीच में यूनिटी नहीं था करके, ऊपर से हम लोग यूनिटी को लॉस कराने के लिए अलग अलग लैंग्वेज के बना दे रहे, राज्य बना देंगे। लैंग्वेज को बेस करते अगर राज्य बना देंगे, कल उन लोग स्ट्राइक करेंगे तो हमारी यूनिटी भी लॉस होगा, उस स्ट्राइक को हम लोग को संभालने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो लोगों ने डरते थे, उन लोग का डरना भी जायज़ है। ऐसा क्यों है, मैं आप लोग को एक फिगर दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे। वो फिगर क्या है आप लोग देखने के लिए कोशिश कीजिए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों फिगर में आप लोग मार्क कर सकते हैं। ये 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947, और ये है 2013 1913 की बात कर रहा हूँ। आप लोग के पास जो बुक होगा 19 का भी आ सकता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये दोनों ही ईयर के बीच में देखिए,
ये मैप के अंदर आप लोग को बहुत डिफरेंस मिल रहा होगा। कोई बड़ा बड़ा राज्य अभी छोटा राज्य में कन्वर्ट हो गया है और बहुत सारा क्या हो गया, मर्ज भी हो गया है। 1947 का मैप आप देख सकते हैं और अभी का मैप, ये दोनों में बहुत फर्क आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा राज्य भी बना दिया गया है लैंग्वेज को बेस करते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, लैंग्वेज को बेस करते हुए राज्य बना गया, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, उन लोग का जो कल्चर ट्रेडिशन, उसको देखते हुए भी नागालैंड वगैरह जो है उसको देखते हुए भी उन लोग का अलग राज्य बना दिया गया था। मेरे को ये फिगर आप लोग को दिखाने का क्या मतलब हुआ कि 1947 के समय में हमारे सामने में कुछ दूसरा सिचुएशन था, जबकि 2013 में हमारे सामने में दूसरा सिचुएशन है। 2013 के समय में अगर देखें, हम लोग के पास 29 स्टेट हो गया था, क्योंकि 2014 में आप लोगों को तेलंगाना बन गया था आंध्र प्रदेश से। अगर अभी भी देखा जाए 2019 के हिसाब से, अभी हम लोग 2020 के हिसाब से देखें, जम्मू कश्मीर अलग एक यूटीएस हो गया, वो राज्य अभी नहीं रहा। यानी कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लोगों के मन में कॉन्शियसनेस जागरूक हो रहा है। जो डर हमारे देश के जो लीडर्स लोगों को था कि किस तरह हम लोग देश को चलाएंगे और यूनाइटेड कैसे रखेंगे, तो उन लोग का डर धीरे धीरे चेंज होता गया। क्यों ना, बाद में देखा गया द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। जो लोगों के मन में डर रहता था कि हम लोग अलग अलग बना देंगे लैंग्वेज को, भाषा को लेते हुए स्ट्राइक होगा, वो स्ट्राइक नहीं हुआ, बल्कि उसमें फ़ायदा क्या होने लगा ना, देश को और यूनाइटेड बना के रखने में लिंग्विस्टिक स्टेट बहुत फ़ायदेमंद हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह में भी आ चुका है। जो 3 पॉइंट में आप लोग को इधर बताया था, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, हो सकता है एक एक करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नहीं तो 3 को भी पूछ लिया जाए। तो ये 4 पॉइंट रहा हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में क्या हुआ, लैंग्वेज पॉलिसी भी क्या कर दिया गया है, एडॉप्ट कर लिया गया है। अब बोलेंगे लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। लैंग्वेज स्टेट तो हम लोग जान लिए, भाषा के आधार पर राज्य को जो बनाया जाएगा लैंग्वेज स्टेट हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, नो नेशनल लैंग्वेज है। देखिए हमारे इंडिया में बहुत प्रकार के भाषा बोला जाता है, जैसे 22 हम लोग लैंग्वेज को मानते हैं, 1000 से ज़्यादा, नियर अबाउट 1700 ज़्यादा उस क्या है डायलॉग्ट है, यानी कि कोलोपियल लैंग्वेज, देसी भाषा बहुत सारा है। तो लैंग्वेज इतने सारे भाषा को लेते हुए इंडिया को यूनाइटेड रखना बहुत मुश्किल था, तो लैंग्वेज पॉलिसी उसमें बहुत कारगर साबित हुआ। इंडिया के लीडर लोग बोले हम किसी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देंगे। पूरा भारतवर्ष में डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो किसी एक को अगर हम लोग लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज ले लेते हैं, मान लीजिए हम हिंदी को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, तमिल वाले, तेलुगु वाले, बंगाली वाले, मराठी वाले, उड़िया वाले, उन लोग सब गुस्सा आ जाएंगे। तो हम किसी को नेशनल लैंग्वेज नहीं रखते हैं। सेकेंड पॉइंट यही बताता है, हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज लिया गया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं नीचे में लिखा गया, नियर अबाउट 40% पीपुल यूज इन इट एज ए मदर टंग। मदर टंग के हिसाब से यूज किया जाता था। ये थोड़ा भी ए को आप लोग हटा देंगे, एज ए होगा, एज ए मदर टंग के हिसाब से यूज कर रहे थे। तो इसी नाम से हिंदी को क्या कर लिया गया, एज ए मदर टंग के हिसाब से ले लिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों, ज़्यादातर लोग उसी में बोले थे, लेकिन नेशनल लैंग्वेज अगर आपको पूछा जाए तो कुछ नहीं था। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में बनाने का मतलब ये है आपको पूरा चीज़ को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर लिखा गया 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि और दूसरे लैंग्वेज 22 टोटल में बताया था, हिंदी तो चल दिया, और 21 लैंग्वेज को क्या हो गया हमारे देश में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम दे, आप कहीं भी जाए, ये लैंग्वेज को आप यूज किया जा सकता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा एग्जामिनेशन वगैरह होता है, उस एग्जामिनेशन में आप लोग टोटल 22 लैंग्वेज को दिया जाता है। जैसे कि लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं, यू में चूज एनी ऑफ द लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा जो कुछ एग्जामिनेशन होता है, पूरा 22 लैंग्वेज को देखा जाता है, उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं।
उसके बाद स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि आप लोग को बता दिया गया है। नेशन के तरफ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हम लोग उधर हिंदी को ले लिए क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जा सकता है क्योंकि उसकी भाषा के लोग उधर ही रहते हैं। तो हिंदी आप लोग जाएंगे साउथ साइड में इंडिया में जाएंगे तो उन लोग ज़्यादा हिंदी जानते तक नहीं है, तो उधर हिंदी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज रख दिया जाएगा तो मुश्किल होगा। तो इसी के चलते हिंदी के अलावा क्या कर दिया गया, सभी राज्यों को बता दिया गया कि आप लोग हिंदी के अलावा अपना ऑफिशियल लैंग्वेज भी रख सकते हैं। हाँ, ये बात एक हुई जो हिंदी के अलावा जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज 40% लोग बोलते हैं हिंदी को रख दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इंग्लिश को नहीं रखा जा रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने क्या किया 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश के जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया। तो बहुत सारा स्ट्राइक हुआ, खास करके तमिलनाडु में एक स्ट्राइक हुआ। ये जो लोगों ने बोले हम लोग तो हिंदी नहीं जाना करते तो आप लोग को हिंदी के साथ इंग्लिश में ही रखना होगा। तो भारत सरकार ने क्या किया 1956 के बाद उन्होंने क्या हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ जुड़े रखे। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश एलोंग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर से पहले बताया, ये स्ट्राइक वगैरह होने से क्या हुआ इंग्लिश को भी क्या करने ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ जोड़ के रखे रहे, क्योंकि सभी लोग हिंदी जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी लोग ही बोल सकते थे या पढ़ सकते थे कम से कम। और जैसे कि आप लोग हिंदी रख लेंगे साउथ वाले नहीं बोल सकते हैं, ईस्ट वाले नहीं बोल सकते हैं, तो ये मुश्किल बहुत उठाना पड़ सकता था। तो ये था आप लोग का लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया में बहुत सारा लिया गया ताकि क्या हो सकता है देश में यूनिटी। थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन। देखिए फेडरलिज्म का मेन मोटो है जो पावर को शेयर कर दिया जाएगा ताकि एक सिस्टमेटिक गवर्नमेंट्स रन कर सके। सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फेडरलिज्म सक्सेस नहीं हो सकता है। क्या होता है द अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज सो नेसेसरी फॉर एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। क्योंकि ऐसा क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट टू राइवल पार्टी। इससे मतलब क्या है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स में अलग सरकार है और आपके राज्य में अलग पार्टी के गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में अलग पार्टी और आपके स्टेट्स में अलग पार्टी। जब आपके स्टेट में अलग पार्टी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या कर सकता है उसका पावर का इस्तेमाल करते, क्योंकि हम लोग क्या है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है इंडिया में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, आपके स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पैसा नहीं देंगे खर्चा के लिए या बहुत सारा प्रेशराइज करेंगे टैक्स वगैरह कलेक्शन करने के लिए। लेकिन कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो सरकार है वो दूसरे राज्यों में अगर वही सरकार है वो क्या करेगा अपने ही सरकार को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन लोग को पॉलिटिकल पावर चाहिए, तो अपने ही सरकार में जो जिस राज्य में अपने ही गवर्नमेंट्स जो पार्टी का सरकार है उस राज्य को ज़्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे। तो ये हुआ क्या है मिसयूज पावर कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मान लीजिए उनके पार्टी में एकाध सीट कम है सरकार बनाने के लिए तो दूसरे पार्टी को डिसमिस करा देते थे, या दूसरे पार्टी का सरकार अगर उस राज्य में चलता है तो उन लोग क्या करते हैं अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन उस जगह में प्रेसिडेंशियल रूल लगा देते थे, गवर्नर का हावी करवा देते थे। सिर्फ पहले नहीं आज भी उस तरीके के सिस्टम होता है। लेकिन इस प्रकार का अगर सिचुएशन होता रहेगा तो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा 1990 में, 1919 तक ये धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा। ऐसा क्यों ना देखा गया 1990 तक कोई एक सिंगल पार्टी हमारे भारतवर्ष में शासन करता था, तो कि क्या करता वो अपना मनमानी थोड़ा ज़्यादा करती थी। इसमें क्या हुआ 1990 के समय में वो सिंगल पार्टी ज़्यादातर सीट नहीं ला पाई। वो जैसे उस समय आप लोगों को बता दूं उस समय ज़्यादातर कांग्रेस का दबदबा हमारा भारतवर्ष में रहता था, तो उन्होंने ज़्यादा मेजोरिटी सीट नहीं ला पाई, जैसे कि 51% सीट जो चाहिए वो नहीं ला पाए। तो उसके लिए क्या है
कम सीट हुआ तो दूसरे राज्य जो अपने ही सरकार के अलावा दूसरे पार्टी के गवर्नमेंट्स बन चुके थे, उन लोगों के साथ क्या गठबंधन करने लगा, जिसको आप लोग को कोलिजन गवर्नमेंट्स बोला जाता है। कोलिजन गवर्नमेंट्स के बारे में मैं फास्ट ये वीडियो में आप लोग को बताया हूँ, जो चैप्टर 1 में आप लोग को बताया गया है। कोलिजन गवर्नमेंट्स यानी कि गठबंधन करने लगे। जब गठबंधन का जरूरत हुआ तो धीरे धीरे उन लोग थोड़ा कंट्रोल होने लगे। उसी तरह आज भी बहुत सारा राज्य में अभी अभी आप लोग सुनते होंगे, एक राज्य से मतलब सरकार बनने के बाद तुरंत उसको डिसमिस करा के दूसरे को सरकार आ जाती है, नंबर सीट कम होने के बावजूद। ऐसा क्यों होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अंदर ही अंदर में, ये आपको पता नहीं चलेगा या अगर पता चल जाएगा तो आप लोग विरोध कर सकते हैं, वो अलग बात है। हम लोग को ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, वो पॉलिटिकल व्यू है, हम अंदर तक बात नहीं करेंगे। लेकिन बात ये है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हावी रहता था, जिसके चलते पावर जो है मिस यूज हो रहा था। और जब से कोलिजन गवर्नमेंट आया, थोड़ा बहुत उसमें कंट्रोल आने लगा। और इसके चलते क्या है, इट क्रिएट्स न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जब रिलेशन अच्छा बनने लगा, चाहे कोई दूसरे पार्टी का भी क्यों ना हो जाए, तब क्या हो जा सकता है, पावर शेयरिंग का एक न्यू इरा बनने लगा। तो ये था आप लोगों का किस तरह इंडिया में जो पावर शेयरिंग है या फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म किस तरह कंट्रोल किया जाता है और फेडरलिज्म किस तरह सक्सेस हुआ है, ये 3 पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को बताया हूँ।